11th क्लास में हाइड्रोकार्बन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है संरूपण समावयवता। ठीक है, कौन सी समावयवता? संरूपण समावयवता। एल्केन और साइक्लोएल्केन में कार्बन कार्बन के बीच है ये एकल बंध। ठीक है, एल्केन और साइक्लोएल्केन में कार्बन कार्बन के बीच ये जो एकल बंध या सिंगल बॉन्ड जिसको पाए जाते हैं वो बंध उपस्थित होता है। इसलिए कार्बन के जितने भी परमाणु हैं जो कि एकल बंध से जुड़े होंगे उनमें मुक्त घूर्णन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो जितने भी कार्बन के परमाणु होंगे जो कि एकल बंध से जुड़े होंगे उनमें मुक्त घूर्णन की क्षमता पाई जाएगी। इसी मुक्त घूर्णन के चलते ये एल्केन और साइक्लोएल्केन त्रिविम में बहुत सी व्यवस्थाएं, त्रिविम मतलब जो आपका आजू बाजू का एटमॉस्फेयर होता है उसको ही हम त्रिविम विन्यास बोलते हैं। त्रिविम में बहुत सी व्यवस्थाएं उत्पन्न करते हैं। कौन? एल्केन और साइक्लोएल्केन के कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, इसलिए इनमें मुक्त घूर्णन की क्षमता पाई जाती है और इसी मुक्त घूर्णन की क्षमता के कारण वो त्रिविम में बहुत सी व्यवस्थाएं या संरचनाएं उत्पन्न करते हैं। इन संरचनाओं को संरूपी और घटना को संरूपण कहते हैं। ठीक है, जो बहुत सी संरचनाएं उत्पन्न करेंगे उन संरचनाओं को संरूपी संरचनाएं और इस घटना को संरूपण कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं आज हम। तो अब हम संरूपण को देखेंगे कैसे। तो सिंगल कार्बन जो कि मेथेन है वहां तो आपको संरूपण दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने बोला सी बॉन्ड सी, तो सी बॉन्ड सी बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। मेथेन में 1 ही कार्बन है, इसलिए मेथेन में ये संरूपण संभव नहीं है। एथेन में दिख रहा है संरूपण। तो हम जो है सामान्य ताप पर एथेन जो है वो अपने सीसी बॉन्ड के कारण मुक्त घूर्णन करेगा। मुक्त घूर्णन का मतलब है 360 डिग्री वो पूरा रोटेट होगा और हर डिग्री पर वो नई व्यवस्था उत्पन्न करेगा। वही व्यवस्थाएं जो हैं वो संरूपी कहलाती है और इसी घटना को हम संरूपण कहते हैं। तो ये देखिए एथेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एथेन का कार्बन है, उसके ये 3 हाइड्रोजन है। ये भी एथेन का ही कार्बन है और उसके 3 हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड मत समझिएगा, ये मोटा बनाया गया है। ये सब में देखो डबल डंडा का मतलब ये नहीं कि डबल बॉन्ड है। डबल डंडे से पाइप से बनते हैं ये स्ट्रक्चर। तो पाइप जो होगी वो इतनी मोटी होगी, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। सिंगल बॉन्ड को एक मोटे हिस्से में दिखाया गया। संरूपण की जो पहली शर्त है वो ये होनी चाहिए कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में चतुष्फल की संरचना हो। ये देखिए इस हाइड्रोजन से इसको आप जोड़ेंगे तो ये चतुष्फल की संरचना बन रही है यहां से यहां तक। वैसे ही इस कार्बन से इन तीनों हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो ये 1, ये दूसरा है ना, या यहां से लाएंगे आप 1, 2 और ये 3 और ये वाला 4। इस तरह से एक चतुष्फल की संरचना बननी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, कार्बन के बीच जब चतुष्फल की संरचना बने तो जो बंध कोण है वो 109.28 का होगा, तभी संरूपण दिखाई देगा, अन्यथा संरूपण दिखाई नहीं देगा। तो हम एथेन के संरूपण की बात कर रहे हैं। एथेन के संरूपण के दौरान त्रिविम में बहुत सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें एक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। उस अवस्था को हम संतरित अवस्था कहते हैं। इस समय इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है और स्थायित्व बहुत अधिक होता है। तथा एक समय ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होती है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा जब सूर्य को ढक लेता है और एक वलय बस दिखाई देता है, बिल्कुल वही व्यवस्था यहाँ पे आ जाती है कि हाइड्रोजन जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं। इसी व्यवस्था को हम ग्रसित, ग्रहण से आया है ग्रसित शब्द, ग्रसित अवस्था या स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे, और जो संतरित अवस्था है वो स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, और इन दोनों अवस्थाओं के बीच जो बहुत सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न होगी, 360 में से 2 अवस्था घटा दीजिए तो 358 अवस्थाएं जो और उत्पन्न होंगी उसको स्क्यू फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक जो कार्बन है उसको आप स्थिर रखेंगे और दूसरे कार्बन को रोटेट करते जाएंगे और 360 व्यवस्थाएं उत्पन्न करेंगे। ये 2 व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं। ये जो है वो 100 हर्ट्ज का प्रोजेक्शन है जो आपको दिखाया जा रहा है। इस 100 हर्ट्ज के प्रोजेक्शन में
सबसे पहली जो बात देख रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। ये वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये दोनों पास पास दिख रहे हैं, इसलिए इसको ग्रसित माना गया। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम दूरी दिख रही है सब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। इसकी ऊर्जा कम है, स्थायित्व अधिक है, इसे संतरित अवस्था माना गया। इसकी ऊर्जा अधिक है, स्थायित्व कम है, इसलिए इसे ग्रसित अवस्था माना गया। ये 100 हर्ट्ज के द्वारा दर्शाई गई संरचना है, जहां कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी संतरित अवस्था और ग्रसित अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्शन न्यूमैन का आएगा, है ना। ये देखिए, ये न्यूमैन के प्रोजेक्शन में ये वाली अवस्था को आप कार्बन समझ रहे हैं, और ये एक दूसरे से जो मैक्सिमम दूरी दिख रही है हाइड्रोजन की है। इस अवस्था को, चूंकि ऊर्जा कम स्थायित्व अधिक है, हम संतरित अवस्था कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए चूंकि बिल्कुल ऊर्जा बहुत अधिक होगी, स्थायित्व बहुत कम होगा, इसलिए ग्रसित अवस्था कहलाएगी। संतरित और ग्रसित अवस्था के बीच ऊर्जा का अंतर केवल 12.6 किलो जूल है, जो एक प्रभावकारी ऊर्जा बैरियर नहीं है, जिसे बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। इसलिए एथेन में निरंतर ग्रसित और संतरित अवस्था लगातार बनती ही रहती है, पर चूंकि संतरित अवस्था का स्थायित्व सबसे अधिक है, इसलिए सामान्यतः वह हमें संतरित अवस्था में ही दिखाई देगा। फिर हम ब्यूटेन में संरूपण पढ़ेंगे। ये एथेन का संरूपण था, जहां मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य मुक्त घूर्णन के कारण बहुत सी व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, जिससे हम संरूपी और घटना को संरूपण कहते हैं। ऊर्जा का अंतर 12.6 किलो जूल का है, जो प्रभावकारी नहीं है। दोनों ग्रसित और संतरित फॉर्म एक दूसरे में बदलेंगे, लेकिन स्थायी फॉर्म जो होगा वो संतरित ही होगा।